गुड मॉर्निंग क्लास। हम फिज़िकल केमिस्ट्री का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस पे पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो हीट कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक्स हीट कैपेसिटी हम दो टर्म में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हीट कैपेसिटी को हम दो टर्म में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम क्या पढ़ते हैं? ये किसके इक्वल होता है? डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम क्या क्या पढ़ते हैं? डेल एच अपॉन डेल टी, ठीक है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी भी कहलाता है। कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सी भी कहलाता है, ठीक है। According to Dulong and Petit, according to Dulong and Petit, एक साइंटिस्ट थे पेटिट, इन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट और उसके एटॉमिक वेट का मल्टीपल हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। हम क्या लिख सकते हैं? द product of specific heat capacity and atomic weight is constant for all solid, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग? एटॉमिक वेट इनटू हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट ऑलमोस्ट 6 के इक्वल होता है। क्लियर? ये एटॉमिक वेट और हीट कैपेसिटी का जो मल्टीपल होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट या 6 के इक्वल होता है। इसको कहा गया एटॉमिक हीट, और इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी काम में ली गई। क्लासिकल थ्योरी की इक्विपोर्शन एनर्जी को काम में लिया गया। ये माना गया कि जो एक एटम होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3, ठीक है। तो 1 ग्राम मोल एटम की टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम मोल एटम की जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बेटा? क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1 मोल का है तो क्या लिखेंगे? Na, ठीक है। ये जो आपका Na है ये क्या है? अवोगाड्रो नंबर। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनर्जी इक्विपोर्शन क्या हो जाता है? हमें क्या पता है
per degree of freedom the energy of equiportion क्या हो जाएगा आपका के टी। के आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ जो टी है वो क्या है आपका टेम्परेचर। तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिख सकते हैं, फ्रीडम क्या हो जाएगा 3 × Na × kT लिख सकते हैं। एवरेज एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज एनर्जी वैल्यू देखो क्या है हमारा 3 NaKT। अब E = क्या हो जाएगा 3RT। क्योंकि ये जो आपका Na और K है, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इनको मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो गैस कांस्टेंट R के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने, Na × K को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो गैस कांस्टेंट R के इक्वल होता है। तो इस Na और K की जगह हम क्या लिख देंगे R। तो यहाँ से क्या निकल के आया 3RT। क्लियर। अब हमें निकालनी है हीट कैपेसिटी। अब हमें निकालनी है क्या, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, वॉल्यूम के। CV हमें निकालना है। हम यहाँ पे CP की बात नहीं करेंगे, इंथैल्पी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम CP को कंसीडर नहीं करेंगे, CV को कंसीडर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ΔE/ΔTV, कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में चेंज। अब देखो CV = ΔE क्या निकल के आया है, ΔE अभी हमारा क्या निकल के आया 3RT लिख दिया। नीचे हमारा क्या है ΔT और पूरे का ये V है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करें, देखो यहाँ R और T दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करने पर क्या हो जाएगा, CV = 3R ΔT/ΔT, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो CV = क्या हो जाएगा 3R। ये तो इन्होंने क्लासिकल थ्योरी के इक्विपोर्शन एनर्जी लॉ को यूज़ करके निकाला, ठीक। अब देखो R = क्या होता है 2, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 2। अब इस CV में अगर हम R की वैल्यू रख दें इस CV में, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, किसी भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी और एटॉमिक वेट का जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल की जो वैल्यू होती है वो लगभग किसके बराबर होती है, CV के, ठीक है। किसी भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी इंटू एटॉमिक वेट का वैल्यू क्या होता है, लगभग बराबर होता है। हीट कैपेसिटी अभी हमने बताया था क्या हुआ था 6 थी, ऑलमोस्ट कितनी थी 6 थी, और यहाँ पे हमने CP की वैल्यू, हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो निकाली है वो भी क्या है 6 है। तो ये जो लॉ है ये सभी को फॉलो नहीं कर रहा था। ये जो लॉ निकला, क्या निकला, सॉलिड हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इनटू एटॉमिक वेट की जो वैल्यू थी वो लगभग क्या थी, इक्वल थी, किसके इक्वल थी 6 के, ठीक है। लेकिन
ये जो लॉ था वो सभी पे फॉलो नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कहीं भी टेम्परेचर को डिफाइन नहीं कर रहा था। हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। एक्चुअली बहुत सारे सॉलिड लिए गए, उसकी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली गई CV, तो दोनों वैल्यू में क्या आए, चेंजेस आए। ढेर सारे अलग अलग सॉलिड लिए गए, जब उनका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू CV निकाला गया तो उनमें बहुत चेंजेस आए। मीन्स आपका ये जो बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, इन एटम पे ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। जब टेम्परेचर एंड CV/R के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये पाया गया, किसके बीच, टेम्परेचर CV/R के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये पाया गया, उसका ग्राफ कुछ ऐसे मिला। ये कार्बन का था, ये सिलिकॉन का था, ये कॉपर का था और ये लेड का था। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। ठीक है, इनका जब ग्राफ प्लॉट किया गया बेटा तो ये पाया गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है CV/R की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, फिर बाद में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जा रही है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये जो हमारा CV/R है, ये पहले क्या होता है, इंक्रीज़ होता है और फिर बाद में क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इस ग्राफ के बेस पे ये कंक्लूज़न निकाला गया कि किसी भी सॉलिड का एटॉमिक वेट और हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट हर एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं रहता है। क्लियर? एटॉमिक हीट फॉर ऑल सॉलिड एट ऑल टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। हम क्या बोल सकते हैं इसके हिसाब से जो कंक्लूजन निकला, एटॉमिक हीट ऑफ all solids at all temperature is not constant। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एटॉमिक हीट की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसको डिफाइन करने के लिए क्वांटम थ्योरी काम में ली गई। अब अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी इज इक्वल टू क्या होता है, h म्यू। ठीक है, बोल्ट्जमैन ने एक थ्योरी दी थी अपनी, ये आपने आगे पढ़ा था, बोल्ट्जमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू क्या होता है आपका, h म्यू नॉट अपॉन e की पावर h म्यू नॉट अपॉन KT -1। ठीक है, तो यहाँ से टोटल एवरेज एनर्जी क्या थी हमारी, E बार, टोटल एवरेज एनर्जी फॉर वन एटम, टोटल एवरेज एनर्जी फॉर वन एटम। ठीक है, अब देखो इस E की जगह हम ये वाली वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 3NH म्यू नॉट अपॉन E की पावर h म्यू नॉट अपॉन KT -1। इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए CV की वैल्यू फाइंड आउट की गई। CV क्या थी हमारी, del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशियल करें, ये जो हमारा इक्वेशन 1 आई है, इसको हम मान लें इक्वेशन 1, इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, CV इज इक्वल टू
देखो बेटा सी वी इक्वल टू क्या होता है, डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डेल ई की वैल्यू क्या है, ये निकल के आई है। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो और इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3NK H म्यू नॉट अपॉन के टी की पावर 2 E माइनस H म्यू नॉट अपॉन के टी डिवाइडेड बाई EH म्यू नॉट अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, इसी को बोला गया हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ये जो वैल्यू निकल के आई इसी को बोला गया हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।